बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बेटा, जनरल पैथोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो जनरल पैथोलॉजी में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें सेलुलर इन्फ्लेमेशन हमने डिस्कस किया है, सेलुलर एडेप्टेशंस, उसके अलावा एडीमा एफ्यूजन्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। एक है होमियोस्टेसिस, एक है हीमोस्टेसिस। दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। इसमें एक है होमियोस्टेसिस, HOMEO, ठीक है ना। होमियोस्टेसिस उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखता है एज़ कम्पेयर टू फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। उसमें वो टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेगा, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन रखेगा, फ्लूइड्स को भी मेंटेन रखेगा, हर चीज़ को मेंटेन रखेगा। वो होमियोस्टेसिस कहलाता है। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे ये है हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस को आप हीमोग्लोबिन के साथ रिलेट कर लें। हीमोस्टेसिस को आप हीमोग्लोबिन के साथ रिलेट कर लें। जब आप हीमोस्टेसिस को हीमोग्लोबिन के साथ रिलेट करेंगे देन यू विल कम टू नो दैट कि हीमोस्टेसिस इज़ बैलेंसिंग ऑफ ब्लड। क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ब्लड। मतलब ये कहने का कि जो हीमोस्टेसिस है ये एक ऐसा प्रिसाइजली कंट्रोल प्रोसेस है जिसमें प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंडोथीलियम मिलकर क्या करते हैं, ब्लड के जो सर्कुलेशन है उसको यकीनी बनाते हैं। अगर कहीं से कोई कट आ जाता है, लाइक वेस्कुलर इंजरी हो जाती है जो कि ब्लड जो है क्लॉट फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं और सर्व करते हैं टू प्रिवेंट और लिमिट द एक्सटेंट ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के एक्सटेंट को कम करते हैं या ब्लीडिंग को जो है ख़त्म कर देंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब ज़रा हम दोबारा इसकी डेफिनेशन की जानब जाते हैं। हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन और स्टेसिस का मतलब होता है साकन करना, रोकना। मकसद कहने का ये है कि ब्लीडिंग होने से बचाना। अगर आपका खून आपकी खून की नालियों में सही से गर्दिश कर रहा है तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर कहीं से ब्लड वेसल की इंजरी हो जाती है और उस इंजरी वाली जगह पर क्लॉट फार्मेशन करवा कर उस इंजरी को बंद करना और आपके दोबारा खून की गर्दिश को यकीनी बनाना या बहाल करवाने का अमल जो है इसको हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं। अब आगे समझ चलेंगे। हीमोस्टेसिस जो है इज़ आ प्रिसाइजली कंट्रोल प्रोसेस। ये प्रिसाइजली कहते हैं बहुत ही जो है वो जो गौर व फिक्र के बाद या बहुत ही शदीद इंतहाई निगहदाश्त के अंदर उसको प्रिसाइजली बोलते हैं। सो हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस इज़ आ प्रिसाइजली कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लेटलेट। एक ऐसा इंतहाई निगहदाश्त के ज़रिए कंट्रोल करने वाला प्रोसेस है जिसमें क्या शामिल है? प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंडोथीलियम। और कहाँ पर? दैट अकर्स एट द साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी, जो कि वेस्कुलर इंजरी वाली जगह पर मौजूद होते हैं। एंड कल्मिनेट्स, और शामिल इसमें क्या चीज़ें होती हैं? फार्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट बनाते हैं। वी सर्व एज टू प्रिवेंट, जो कि क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, बचाएंगे। किसको? या लिमिट करेंगे या कम करेंगे। किसको कम करेंगे? एक्सटेंट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को का जो ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है उसको या तो कम कर देंगे या फिर ख़त्म कर देंगे। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, देखने में हमें हीमोस्टेसिस एक सिंपल सा प्रोसेस लगता है कि जहाँ पर इंजरी हुई ब्लड वेसल्स के अंदर तो जनाब वहाँ पर क्लॉट फार्मेशन हो गई
तो ब्लीडिंग हमारी रुक गई, चलो जी खैर है। लेकिन हीमोस्टेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मतलब कि हीमोस्टेसिस जो है ये एक इंतहाई जो है पेचीदा और मराहिल के ऊपर मुश्तमिल निज़ाम है, जिसमें सबसे पहला मरहला कौन सा है, आर्टीरियल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन या आर्टियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन के जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, जिसमें एक आर्टरीज़ हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है बिकॉज हार्ट पम्प्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज़। सो सेकेंडली क्या होगा, वेन्स हैं, फिर कैपिलरीज हैं एज यू नो वेल। सो आर्टियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, आर्टियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि जब कभी इंजरी होगी तो उस इंजरी वाली जगह पर ब्लड वेसल जो हैं उनके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी रिफ्लेक्स के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्टिवेशन होगी मसल्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि उस एरिया के जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो कट लगा हुआ है वो कट वाला एरिया कम हो जाएगा। तो पहला मरहला वो है। सेकंड क्या है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस से क्या मुराद है, बुनियादी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, तीसरा स्टेप कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ठीक है ना। उसके बाद वाली हीमोस्टेसिस जो कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बाद आती है। और चौथे स्टेप में अब वो जो क्लॉट फार्मेशन हो गई है थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, उसको फिर स्टेबलाइज किया जाएगा। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ओरिजिनल मैस जितनी बनाई जाएगी उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। तो इन इवेंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इसमें देखें आर्ट्रियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। आर्ट्रियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन अकर्स इमीडिएटली। आर्ट्रियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन जो है वो बड़ी जल्दी से वाक़ई होती है। मार्कली रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर या एक बहुत ही मार्कली कहते हैं कि काबिल अमल तौर पर ये ब्लड फ्लो को इंजरी वाली जगह से कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इस प्रोसेस को मेडिएट कौन करता है, रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज़्म। मतलब कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो रिफ्लेक्स के ज़रिए जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके जो स्मूथ मसल्स हैं या लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल्स हैं उनके ऊपर आकर असरअंदाज होंगे और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा बेटा कि वो जो ब्लड वेसल है उसका वो एरिया जहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट करें तो जो कट वाली जगह वो कम हो जाएगी, जारी बात है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑगमेंटेड बाय द लोकल सेक्रेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज एंडोथीलियम, पोटेंट एंडोथीलियम ड्राइव्ड वेस्कुलर वेज़ोकंस्ट्रिक्टर। तो जैसे ही ये होगा उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो लोकल फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनकी सेक्रेशन हो जाएगी जिसमें एंडोथीलियम है या फिर एंडोथीलियम ड्राइव्ड वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या होगा, दिस इफ़ेक्ट इज़ ट्रांजिएंट। ये जो इफ़ेक्ट है ये ट्रांजिएंट है, मतलब कि बहुत ही कम वक्त के लिए है। ताहम जो ब्लीडिंग है वो दोबारा शुरू हो सकती है, ठीक है ना, अगर प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन ना हुई या कोआगुलेशन फैक्टर्स की एक्टिवेशन ना हुई तो ये जो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन वाला काम है ना, ये कहता है कि बहुत ही ट्रांजिएंट है, बहुत ही कम अरसे के लिए है, बहुत ही नाजुक सा है, या आर्जी सा है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप ये देखें बेटा, ये पिक्चर है, इसमें एक ब्लड वेसल दिखाई गई है जिसमें यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस जिनमें नज़र आ रही है इसके एंडोथीलियम वाले सेल हैं, उसके नीचे ये जो रेड कलर की है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये वाले स्मूथ मसल्स हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि सपोज़ अब जहाँ पर ये जो एरो का निशान है ये है एरिया ऑफ इंजरी। यहाँ पर देखें ये एंडोथीलियम सेल यहाँ से है और यहाँ से एंडोथीलियम सेल यहाँ से है, लेकिन ऊपर वाली लेयर में ये कॉन्टीन्यूसली। इट मीन्स दैट के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ से ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हुई है या फटी हुई है। तो जैसी ब्लड वेसल रप्चर होगी तो एंडोथीलियल सेल तो यहाँ से गायब हो जाएंगे, जाहिर बात है। तो अब क्या होगा, एंडोथीलियल सेल के नीचे होंगे
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन सेल्स, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है वो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर्स होते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं। सो ये है साइट ऑफ इंजरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन होम्योस्टेसिस व्हेन एवर blood vessel is punctured or ruptured, so the arteriolar smooth muscles in that area of blood vessel injury, they contract. So when these smooth muscles will contract, they will push the area. देखें ये दोनों एरोज उसने क्यों दिखाए हुए हैं कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो येलो कलर के एरो हैं ये वाला एरिया इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, और ये वाला जो एरिया यहाँ पर आ जाएगा। तो जो इंजरी वाली जगह है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट टर्म। सेकेंडली इसमें क्या है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस है। अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होगा कि फॉर्मेशन हो जाएगी प्लेटलेट प्लग की। अब वो कैसे होगी देखें, डिस्ट्रप्शन ऑफ एंडोथीलियम एक्सपोजेस द सम एंडोथीलियल वॉन विलीब्रेंड फैक्टर्स एंड कोलेजन, जो मैंने अभी आपको बताया। दे प्रमोट, अब वोन विलीब्रेंड फैक्टर और कोलेजन एक्सपोज तो हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो प्लेटलेट की एडहेजन या एडहेरेंस और एक्टिवेशन को प्रमोट करेंगे। अब एक्टिवेशन क्या है, एक्टिवेशन जो है प्लेटलेट की वो रिज़ल्ट होती है उसकी एक बहुत ज़्यादा या ड्रामेटिक, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। मतलब कि वो स्मॉल राउंडेड डिस्क से फ्लैट स्पाइकी प्रोट्रूजन वाली डिस्क जो है वो बन जाएगी, और इस तरह से उसका जो सरफेस एरिया वो भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, ग्रैन्यूल्स जो हैं सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब क्या होगा कि विद इन मिनट्स जो है सेक्रेटेड ग्रैन्यूल जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिक्रूट हो जाएंगे, रिक्रूट कर देंगे एडिशनल प्लेटलेट्स को। मतलब कि एक तो वो प्लेटलेट्स थे जो शुरू में उस एरिया में आगे जहाँ पे इंजरी थी, अब वो प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो मज़ीद जो प्लेटलेट्स हैं उनको उस जगह पर रिक्रूट कर देंगे या मुंतकिल कर देंगे या उनकी तैनाती कर देंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है तैनात करना, लगा देना किसी जगह पे। सो विद इन मिनट्स द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिक्रूट एडिशनल platelets which undergone aggregation to form a primary platelet plug. सो ऐसा ऐसा क्या होगा कि वो सारे के सारे जो प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट प्लग बना देंगे। अच्छा, प्राइमरी हीमोस्टेसिस को इस तस्वीर में से ज़रा मैं आपको बताता हूँ जो अभी स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं। अब देखें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब हमने ये देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है यहाँ पर हमें एंडोथीलियम नज़र नहीं आ रही। इट मीन्स दैट कि दिस एरिया हैज़ बीन इंजर्ड। सो वेन एवर दिस एरिया हैज़ बीन इंजर्ड, कोलाजन and these red dots that are called the von Willebrand factors. So von Willebrand factor play an important role into platelet adhesion and platelet activation. So you can see here that von Willebrand factors are exposed. Why we call these are exposed? We call them because whenever there is intact endothelium, endothelial cells cover them in normal condition. So in abnormal condition, whenever endothelial cells are ruptured, blood vessel ruptured, endothelial cells are there is no endothelial cells at that time. Okay, so endothelial cells are not. So whenever their endothelial cells are not there, so beneath endothelial cells von Willebrand factors are present which become exposed. So you can see, suppose this is the platelets which is in its normal or initial stage. Its shape is round and disc shape. It comes into with blood flow. Whenever it reaches at this area where the blood vessel has been ruptured and von Willebrand factors are exposed, von Willebrand factor asked these platelets to become adhere in this surface. So this platelet will adhere on this surface
due to the von Willebrand factors and collagens. And second step is that its shape is changed. You can see from round and disc its shape has been changed and it is become this, like it is become flattened. So whenever it becomes flattened, the surface area also increases. Third step, you can see so many platelets are adhered at the surface due to von Willebrand factor. Now, as I already discussed that कि प्लेटलेट्स जो हैं इस एरिया में इतने तो हो जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि वो प्लेटलेट प्लग बनाकर इस ब्लीडिंग को रोक लें. फिर क्या होगा बेटा, फिर ग्रेन्यूल्स रिलीज़ होंगे. वो प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे. एक्टिवेट किससे होंगे? ये फैक्टर से. तो अब जब एक्टिवेट होंगे तो ये देखिए इन्होंने ऐसे केमिकल्स रिलीज़ किए हैं जिसमें ADP और TXA2 है. ये क्या करेंगे, मज़ीद प्लेटलेट्स को दावत देंगे कि भाई आ जाओ इस एरिया के अंदर, आ जाओ जनाब. तो यहाँ से जितने भी प्लेटलेट्स गुजरे होंगे ब्लड फ्लो के साथ, वो सारे के सारे जनाब यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे और प्लेटलेट्स की जो रिक्रूटमेंट है इस एरिया में हो जाएगी. अब ये देखिए, अब ये प्लग बन गया, एक दूसरे के ऊपर स्टॉक लग गया है. तो फिर जब एग्रीगेशन होगी उनकी तो फिर होमोस्टैटिक प्लग बन जाएगा. अब प्लग बनने से क्या होगा कि ये सारे का सारा जो एरिया है इसमें प्लेटलेट्स का प्लग बन जाएगा. प्लेटलेट्स का प्लग बनने से जो यहाँ पर ब्लीडिंग थी वो रुक जाएगी. अब इस प्लेटलेट के प्लग को जो सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स के ऊपर मुश्तमिल है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस. बात को दोबारा गौर फरमाएं. वो प्लेटलेट का प्लग या वो प्लग जो कि इंजरी के बाद फ़ौरन बाद बनता है और सिर्फ उसमें प्लेटलेट्स ही शामिल होंगे, वो कहलाता है प्राइमरी प्लेटलेट प्लग. ठीक हो गया. उसके बाद सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, यह सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग है. ये क्या है देखिए, अब देखिए बेटा, जो अकेला प्लेटलेट्स है ना वो प्लग तो बना देते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी हो जाते हैं, जमा भी हो जाते हैं, लेकिन ना ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपकी नहर टूटी हुई हो और आप नहर का बंद बांध दें बोरियों के साथ. बोरियां आप उस जगह पर रख देंगे लेकिन नहर का बंद तो बन जाएगा, लेकिन वो बोरियां किसी भी वक्त वहाँ से खिसक सकती हैं, खिसक के वो पानी के साथ बह सकती हैं और दोबारा वो शुरू हो सकते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से ये प्लेटलेट्स जो है, ये प्राइमरी प्लेटलेट प्लग तो बना देगा, लेकिन ये किसी भी वक्त प्लेटलेट्स जो हैं ये यहाँ से खिसक सकते हैं और ये दोबारा फिर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है. सो अब ज़रूरी है कि वो बोरियां जो हैं उनको रस्सी के साथ बांध दिया जाए. ये ज़रूरी है ना, जब आप उनको रस्सी के साथ बांध देंगे तो वो बोरियां वहाँ पर पड़ी रहेंगी, अब वो खिसकेंगी नहीं. तो इसी तरह से बेटा जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है इसमें क्या होगा कि अब फिब्रिन जो है वो धागे की सूरत में होती है. वो धागे जो है फिब्रिन के जो फाइबर्स होंगे, थ्रेड्स होंगे, तो वो आकर इन प्लेटलेट्स के दरमियान में जनाब इनको जकड़ लेंगे. अब प्लेटलेट्स हिल भी नहीं सकते और ना कहीं जा सकते हैं जितना मर्जी प्रेशर पड़ जाए. तो इसको हम कहते हैं डेपोजिशन ऑफ फिब्रिन या सेकेंडरी हीमोस्टेसिस. देखें, टिश्यू फैक्टर एक्सपोज एट द साइट ऑफ द इंजरी. टिश्यू फैक्टर इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड प्रोकोगुलेंट ग्लाइकोप्रोटीन. वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड प्रोकोगुलेंट ग्लाइकोप्रोटीन है. इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय सब एंडोथेलियल सेल्स. तो नॉर्मली ये किससे एक्सप्रेस होगा? सब एंडोथेलियल सेल्स से. इन द वेसल के अंदर ए स्मूथ मसल्स सेल्स, जैसा कि स्मूथ मसल सेल्स हैं या फाइब्रोब्लास्ट है. सो टिश्यू फैक्टर क्या करेगा बेटा, टिश्यू फैक्टर जुड़ जाएगा जाकर, या टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 7 को, सेटिंग इन द मोशन. ठीक है ना, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 7 को, सेटिंग इन द मोशन, अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस. ठीक है ना, रिएक्शंस का एक ऐसा कैस्केड बना देगा दैट कल्मिनेट्स इन द थ्रोम्बिन जनरेशन, जो कि थ्रोम्बिन बना देगा. अब फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बनेगा. फिब्रिनोजिन जो है ना वो है बेटा इनएक्टिव फॉर्म, जो कि सॉल्यूबल होती है ब्लड के अंदर. अब जब एक्टिव फॉर्म में आएगी तो वो फिर फिब्रिन बन जाएगी जो कि इनसॉल्यूबल है. अब फिब्रिन क्या करेगी, फिब्रिन बेटा प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है और सोल्यूबल फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, थ्रोम्बिन में. अब थ्रोम्बिन जो है वो उसके थ्रेड्स बन जाएंगे और जनाब साहब थ्रोम्बिन जो है वो बन जाएगी. अब थ्रोम्बिन क्या करेगी, थ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन जो है ना वो सर्कुलेटिंग फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगी. और इस तरह से क्या होगा कि इट
क्रिएट्स अ फिब्रिन मैशवर्क, तो इस तरह से फिब्रिन का एक जाल बन जाएगा। एंड पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ प्लेटलेट लीड्स टू द एडिशनल प्लेटलेट एग्रीगेशन एट द साइट ऑफ द इंजरी, तो इस तरह से और ज़्यादा प्लेटलेट जो है इंजरी वाली जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। दिस सीक्वेंस रेफर टू एज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, इसको फिर हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहेंगे। कंसोलिडेट्स द इनिशियल प्लेटलेट प्लग, ये देखें बेटा अब बिल्कुल वही है, टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ है, फास्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हुई है, तो ये जो प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए थे पीले कलर के, अब इनमें ब्लू कलर के ये क्या बन जाएंगे, फिब्रिन क्लाट बन जाएंगे। अब उन बोरियों को रस्सियों से या इन प्लेटलेट्स को फिब्रिन धागों से बांध दिया गया है, थ्रोम्बिन एक्टिवेशन हो गई है, फिब्रिन पोलीमराइजेशन हो गई है, और टिश्यू फैक्टर जनाब साहब ये अब तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये अब इस एरिया के अंदर जो है इस फिब्रिन क्लॉट के फिब्रिन थ्रेड्स के जरिए धागों के जरिए बांध गया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। पोलीमराइज्ड फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेट्स अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन टू फॉर्म अ सॉलिड परमानेंट प्लग दैट प्रिवेंट्स द फर्दर हेमरेज। अब पोलीमराइज्ड फिब्रिन जो है, पोलीमराइज्ड फिब्रिन और प्लेटलेट्स जो हैं ये एग्रीगेट हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इनकी, और ये क्या बना देंगे, ये एक सॉलिड परमानेंट प्लग बना देंगे जो क्या करेगा, मज़ीद जो हेमरेज है उससे बचाएगा इसको। बात समझ आ गई ना। क्लॉट स्टेबलाइजेशन क्या है, अब प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट भी हो गया, उन्होंने वो जाल भी बना दिया, आपस में जुड़ भी गए फिब्रिन के ज़रिए। अब तीसरे स्टेप में चौथे में क्या होगा कि क्लॉट की स्टेबलाइजेशन होगी। अब पोलीमराइज्ड फिब्रिन और प्लेटलेट्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट होकर एक सॉलिड परमानेंट प्लग बना देंगे जो कि फर्दर हेमरेज को रोकेगा। एट दिस स्टेज क्या होगा, काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आर सेट इनटू मोशन दैट लिमिट द क्लॉटिंग ऑफ द टिश्यू टू द साइट ऑफ द इंजरी, सो इवेंचुअली लीड्स टू द क्लॉट रिजॉर्प्शन एंड टिश्यू रिपेयर। अच्छा, यहाँ पर उसने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, काउंटर रेगुलेटरी। काउंटर कहते हैं उल्ट को, रेगुलेटरी कहते हैं रेगुलेशन को। अब जो प्लेटलेट प्लग बनेगा ना, ये देखें ये तो एक एक्स्ट्रा सा मैस बन गया है, अब यहाँ पे तो हर्डल बन गई है, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए, नॉर्मली तो इतना सा है, नॉर्मली तो इतनी सी सरफेस है, तो ये एक्स्ट्रा बन गया। तो जो काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होंगे वो एक्स्ट्रा बनने वाले प्लेटलेट्स को वहाँ से डिज़ोल्व करेंगे या रिजॉर्व करेंगे या हल कर लेंगे, और दोबारा से ओरिजिनल मैस जितना होना था, जितनी मोटाई ओरिजिनल ब्लड वेसल की होनी थी उतनी को दोबारा ले आएंगे। तो इसलिए उसने काउंटर रेगुलेटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहले तो प्लेटलेट प्लग को बनवाया जा रहा था, अब जो एक्स्ट्रा प्लेटलेट प्लग बन गया उसको रिजॉल्व करना है, इसलिए उसने काउंटर रेगुलेटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, ये देखें रिलीज़ ऑफ TPA, फिब्रिनोलाइसिस हो जाएगी, थ्रोम्बोमोड्यूलिन ब्लॉक्स द कोआगुलेशन कैस्केड, नो ट्रैप न्यूट्रोफिल्स, ट्रैप ब्लड वेसल, ब्लड सेल्स, यू कैन सी पोलीमराइज्ड फिब्रिन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हीमोस्टेसिस। जारी बात है प्लेटलेट्स की वजह से हीमोस्टेसिस होती है। फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग दैट इनिशियली सील्स द ब्लड वेसल्स डिफेक्ट्स एंड बाय द प्रोवाइडिंग द सरफेस दैट बाइंड्स टू द connections activated coagulation factors. So platelets discharge anucleate cells fragments that are shed from the megakaryocytes in the bone marrow into the bloodstream. अब प्लेटलेट्स जो हैं वो डिस शेप ए न्यूक्लिएट सेल जो है फ्रेगमेंट जो हैं उनको बनाएंगे मेगाकैरियोसाइट से, जो कि बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है। सो उनका फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोस्केलेटन के ऊपर। और इसके अलावा दो टाइप्स के जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर। एक होते हैं अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स जिनमें अडहियन मालिक्यूल्स जो हैं पी सिलेक्शन होगी उनके ऊपर, प्लेटलेट सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, ऑन द मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स द प्रोटीन इन्वॉल्व कोआगुलेशन एज फिब्रिनोजन। और इसके अलावा इनमें प्रोटीन इन्वॉल्व कोआगुलेशन होगी जिसमें फिब्रिनोजन है, कोआगुलेशन फैक्टर 5, बोन विलिवरेंट फैक्टर, प्रोटीन फैक्टर जिसमें फिब्रिनोनेक्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 और प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, और इसके अलावा ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर वगैरह ये इनमें मौजूद होंगे। सेकंड होंगे डेंस ग्रैन्यूल्स या सिग्मा ग्रैन्यूल्स भी इसको बोलते हैं। इनके अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, आयनाइज्ड कैल्शियम, सीरोटोनिन और एपिनेफ्रिन।
तो बेटा ये आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए ये इसको याद करें, अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स किन किन चीज़ों से बनते हैं और डेंस ग्रेन्यूल्स हैं वो किन किन चीज़ों से बनते हैं। तो ये आपको आना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज़ के अतबार से भी। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्लेटलेट एडिशन होगी, mediated largely by interactions with the von Willebrand factor, acts as a bridge between the platelet surface receptors glycoprotein and expressed collagen, exposed collagen। तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले प्लेटलेट एडिशन होगी। अब ये मैकेनिज़्म बता रहे हैं जिसमें प्लेटलेट जो है वो von Willebrand फैक्टर्स के ज़रिए जो है वो जुड़ जाएंगे, जो कि एक तरफ तो प्लेटलेट्स के साथ जुड़ा होगा और दूसरी तरफ जो है एक्सपोज कोलेजन के साथ। नोटेबली जेनेटिकली डेफिशिएंसीज अगर इसमें आ जाती हैं von Willebrand फैक्टर्स के अंदर, तो बेटा ज़ाहिर बात है फिर प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाएगा और जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो एज इट इज़ ही जारी रहेगा और जिससे जो है ब्लीडिंग आपकी नहीं रुक सकती। सेकंड है शेप चेंज, वो भी हमने साथ ही पढ़ लिया। प्लेटलेट रैपिडली चेंज शेप फॉलोइंग एडिशन बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम स्मूथ डिस्क स्पाइकी टू अर्चिन्स। सी अर्चिन आपने देखा होगा, वो होता है एक ऐसा जनाब इंडिविजुअल है या एक ऐसा समुद्र में रहने वाला है जिसके लंबे लंबे जनाब साहब ऐसे उसके साथ बड़ी लंबी लंबी सी ऐसे रस्सियाँ सी ऐसी उसके हाथ से बड़े लंबे लंबे होते हैं, जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। दिस चेंज इज़ अकम्पनीड बाय अल्ट्रेशन इन द ग्लाइकोप्रोटीन। कह रहा है कि ये चेंज ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर अल्ट्रेशन की वजह से होगी। ग्लाइकोप्रोटीन 2 to 3A, और इससे क्या होगा कि एफिनिटी जो है फिब्रिनोजिन की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ट्रांसलोकेशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड से प्लेटलेट सरफेस के ऊपर हो जाएगी। तो फास्फोलिपिड बाइंड कर जाएंगे कैल्शियम के साथ और सर्व करेंगे एज ए न्यूक्लिएशन साइट्स असेंबली कोआगुलेशन फैक्टर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और इसके साथ साथ जो अगला स्टेप है वो है बेटा जी अपना सेक्रीशन एंड एक्टिवेशन। सेक्रीशन एंड एक्टिवेशन में क्या हो जाएगा कि ये होगी इट अकर्स अलॉन्ग विद चेंज इन शेप। ये शेप चेंज के साथ जनाब साहब जो है ये होगी शुरू होगी। और इसमें फिर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट एक्टिवेशन इज़ ट्रिगर्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्लेटलेट एक्टिवेशन जो है ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ज़रिए जो है ये शुरू की जाती है। वो कहता है कि ट्रिगर का मतलब होता है दबाना या शुरू करना। सो प्लेटलेट एक्टिवेशन ट्रिगर्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर, जिसमें कोआगुलेशन फैक्टर हैं, थ्रोम्बिन है, एडीपी है। थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा प्लेटलेट्स को स्पेशल टाइप की जी प्रोटीन के साथ जो कि रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाएगी, जैसा कि जिनको हम प्रोटीएजेस बोलते हैं। सो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स भी इनको बोलेंगे प्रोटीएजेस या एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स। नेक्स्ट बेटा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें फिर एडीपी जो है कंपोनेंट का वो डेंस बॉडी ग्रैन्यूल्स बना देगा। प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाएगी, एडीपी रिलीज़ होगा जो कि एडिशनल राउंड प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन कराएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। कोआगुलेशन कैस्केड को ज़रा देखें। कोआगुलेशन कैस्केड जो है वो एक सीरीज़ ऑफ इंजाइमेटिक रिएक्शंस है जो कि इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट की तरफ ले जाएगा। इसमें दो तरह के होते हैं, ये टेस्ट भी कराए जाते हैं लैब में, पीटी और एपीटीटी। पीटी क्या है देखिए, असेसिस ऑफ द फंक्शंस। पीटी क्या करता है, ये उस फंक्शंस को असेस करता है या जांचता है प्रोटीन्स की जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर शामिल है। एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे के अंदर बेटा दो तरह के पाथवे हैं, एक इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे, एक एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे है। ये मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अहम है ये। तो जो पीटी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये क्या करता है कि एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे को असेस करता है, जिसमें फैक्टर 7, फैक्टर 10, फैक्टर 5 और फैक्टर 2 और इसके अलावा फिब्रिनोजिन है। 2, 5, 7 और 10, ठीक है ना, 2, 5, 7 और 10। सो टिश्यू फैक्टर, फास्फोलिपिड एंड कैल्शियम आर एडिड टू द प्लाज्मा एंड द टाइम फॉर द फिब्रिन क्लॉट फॉर्म्ड इज़ रिकॉर्डेड। वो कहता है कि इसके साथ साथ जो टिश्यू फैक्टर, फास्फोलिपिड और कैल्शियम जो है, टिश्यू फैक्टर, फास्फोलिपिड और कैल्शियम आप प्लाज्मा के साथ ऐड कर देंगे और फिब्रिन क्लॉट बनने का जो टाइम है वो रिकॉर्ड किया जाएगा पीटी के अंदर।
ठीक हो गया। इसके अलावा देखें एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्ट टाइम APTT, ये किसको देखेगा? अब ये स्क्रीन करेगा प्रोटीन्स के उन फंक्शंस को जो कि इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हैं। वो एक्सट्रिंसिक को करा था, ये इंट्रिंसिक पाथवे को करेगा APTT। इसमें फैक्टर 7, 9, 10, 8, 5, इसके अलावा 11, 5 और 2 और इसके अलावा फिब्रिनोजन, ये इसको एक्टिवेट करेगा। तो क्लॉटिंग ऑफ द प्लाज्मा इज़ इनिशिएटेड बाय द एडिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसमें प्लाज्मा की जो एक्टिवेशन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ज़रिए की जाएगी, जैसे कि ग्राउंड ग्लास हैं, और ये क्या करेंगे? एक्टिवेट कर देंगे फैक्टर 7 को, जो कि हेजीमैन फैक्टर है। इन सारे फैक्टर्स के नाम होते हैं भाई, फैक्टर 7 हेजीमैन फैक्टर है। तो इसको इसके साथ ही क्या करेगा कि जो फॉस्फोलिपिड्स होंगे और कैल्शियम होगा, वो जब मिलेगा तो फिर फिब्रिन क्लॉट होने का जो वक्त है वो आप नोट कर लेंगे। अच्छा, ये ज़रा दो तरह के पाथवे हैं, इनको देखें। ये है इंट्रिंसिक पाथवे। बेटा इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज सरफेस, जैसे कि ग्लास बीड्स हैं, ये इनको देखेगा। तो इंट्रिंसिक पाथवे को कौन देख रहे हैं? APTT देख रहे हैं, सॉरी। इसमें क्या होगा कि फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाएगा। A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेट। फैक्टर 7 एक्टिवेट होगा, उसको एक्टिवेट कौन करेंगे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब फैक्टर 7 जो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 है वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 9 जो है वो फैक्टर 11 सॉरी फैक्टर 7 जो है एक्टिवेटेड फैक्टर 7 फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट कर देगा, और एक्टिवेटेड फैक्टर 11 फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट कर देगा, और एक्टिवेटेड फैक्टर 9 फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देगा। एक तो ये है पाथवे। दूसरा जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें क्या होगा? टिश्यू फैक्टर होगा। टिश्यू फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 7 फिर वही क्या करेगा? ले दे के फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करेगा कि प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि सॉल्यूबल फॉर्म में थी, इनएक्टिव फॉर्म में जो थी, सॉल्यूबल फॉर्म में थी, इनएक्टिव फॉर्म में, उसको जो है वो इनसॉल्यूबल थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब थ्रोम्बिन जो है ये इनसॉल्यूबल है। अब वो थ्रोम्बिन क्या करेगी? अब थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट कर देगी? फिब्रिन क्लॉट में। तो इस तरह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। अब दूसरी जानब वेस्कुलर डैमेज देखें। एक्सपोज टू द टिश्यू फैक्टर 7 को फैक्टर 7A में कन्वर्ट कर देंगे। वो फैक्टर 9 एक्टिवेटेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जो कि फैक्टर 10 को एक्टिवेट करवाएगा, और इससे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन और यही चीज़ें दोबारा जो हैं ये आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखने के लिए जो है वो PT है, प्रोथ्रोम्बिन, और इंट्रिंसिक को देखने के लिए जो है वो एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। ये बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक्टिवेटेड कोआगुलेशन फैक्टर एंजाइम इन एक्टिवेटेड कोआगुलेशन, तो इसमें फैक्टर 7 एक्टिवेट होगा। फैक्टर 7 किसको एक्टिवेट करेगा? फैक्टर 10 को। फैक्टर 10 किसको एक्टिवेट करेगा? वो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करेगा? वो फैक्टर 5A को एक्टिवेट कर देगा, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है जी एंडोथेलियम। एंडोथेलियम क्या है? एंडोथेलियम आपको पता है ब्लड वेसल्स की जो अंदरूनी जो तय होती है उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। ये बैलेंस करती है एंटीकोगुलेंट्स और प्रोकोगुलेंट्स के दरमियान, और एक्टिवेट करती है एंडोथेलियम को, जो कि एक क्लॉट की फार्मेशन, प्रोपगेशन और डिसोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेटा, एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है? एंटी का मतलब होता है उल्ट, थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज से मुराद है कि जो एंडोथेलियम है नॉर्मल हालत में वहाँ पर जो है वो थ्रोम्बोसिस नहीं हो सकती, इसलिए उसको एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ कहा गया है। सो एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंडोथेलियम कैन बी डिवाइडेड इनटू द कैविटीज़, कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज़ डायरेक्टली at platelets, coagulation factors and fibrinolysis. Okay, next है platelet inhibitory effect. An obvious effect that of intact endothelium is to serve as barrier. एंडोथेलियम का जो एक और काम है वो कि एक बैरियर का काम करती है, जो कि शेड करती है या उतारती है प्लेटलेट्स को सब एंडोथेलियल वोन विलिब्रेंट फैक्टर से और कोलाजन से। नॉर्मल जो एंडोथेलियम है वो रिलीज़ करती है बहुत ज़्यादा फैक्टर, जो कि प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन और एडहेजन को इनहिबिट करते हैं।
इनमें बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कुछ जो है इसमें प्रोस्टासाइक्लिन है, ठीक है ना, प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और बाद में जो है आने वाला जो है नाइट्रिक ऑक्साइड वो क्या करता है, वो डिग्रेड करता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, जो कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, एक पोटेंट एक्टिवेटर है प्लेटलेट्स का। तो फाइनली एंडोथेलियल सेल जो है वो बाइंड कर देंगे और चेंज कर देंगे एक्टिविटी को थ्रोम्बिन की, और थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को चेंज करने से क्या होगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ऑफ द एक्टिवेटर ऑफ द प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट जो है नहीं होने देगी। उसके बाद है एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट। एंटी कोआगुलेंट का भी इफेक्ट है। नॉर्मली जो एंडोथेलियम है वो शील्ड करती है या ढांकती है कोआगुलेशन फैक्टर्स को टिश्यू फैक्टर्स से, ठीक है ना, ब्लड वेसल में। तो एक्सप्रेस्ड, और इसके अलावा ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है मल्टी फैक्टर्स को, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को एक्सप्रेस करेगी जो कि एक्टिवली अपोज करते हैं कोआगुलेशन को। मोस्ट नोटेबली जो इसमें मोस्ट नोटेबली जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन है या एंडोथेलियल प्रोटीन सी है, रिसेप्टर्स ये क्या करेंगे, ये हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करेंगे और टिश्यू फैक्टर्स पाथवे को इनहिबिट करेंगे। थ्रोम्बोमोड्यूलिन और एंडोथेलियल प्रोटीन सी रिसेप्टर्स से बाइंड कर देंगे और थ्रोम्बिन और सी प्रोटीन जो है उसको रिस्पेक्टिवली एक्टिवेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर बना देंगे। एक्टिवेटेड सी प्रोटीन और एक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो पोटेंट इनहिबिटर है कोआगुलेशन फैक्टर का, फैक्टर 7, 5 और 8A का। हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल जो है जो कि एंडोथेलियम की सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे वो बाइंड कर देंगे एक्टिवेटेड एंटी थ्रोम्बिन। अब एंटी थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन फार्मेशन के उल्ट, जो फैक्टर 8 है, जो कि इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन को, और फैक्टर 9A, 10A, 11A और 7A को रोकेगा, जो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर में अहम है। फिर है फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। नॉर्मल एंडोथेलियल सेल क्या करते हैं, TPA सिंथेसाइज करते हैं, और जो कि एक ही कंपोनेंट है फिब्रिनोलाइटिक पाथवे में। इसके साथ ही बेटा आज का आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। इसके साथ ही अपने इस होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कोई बात ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत जनाब साहब एहतियात के साथ बेटा आपको ध्यान के साथ पढ़ाया। कोशिश करें समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।